Hello students, in our last video we are discussing about electric field due to a point charge। मैंने शुरू करा दिया था, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको शुरू करा दिया था। मैंने क्या कहा था कि किसी ओ पॉइंट पर कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, उससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, जिस पर मुझे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज कंसिडर किया था क्यू नॉट। ठीक है, इस टेस्ट चार्ज की वजह से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पी पॉइंट मतलब निकालेंगे। तो क्यू की वजह से पी पर निकालने के लिए हमने क्यू पी पर एक टेस्ट चार्ज कंसिडर किया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस चार्ज की वजह से वो बाहर की तरफ होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ होगा, और क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो इतना काम हम कर चुके थे। ठीक है, तो आपको डायग्राम में क्या दिख रहा है, आपको डायग्राम में दो चार्ज दिख रहे हैं, एक है कैपिटल क्यू और एक ये है क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, और दोनों एक दूसरे से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, तो डेफिनेटली इनके बीच में कूलाम फोर्स कार्य करेगा, है ना। तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स एक्टिव होगा, कूलाम फोर्स। ठीक है, देखें तो आप क्या कहेंगे कि द फोर्स, आगे का कर रहे हैं हम, द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q naught at capital P due to plus Q by Coulomb's law। किससे बताएंगे हम इसे, Coulomb's law से कितना होगा, F इज इक्वल टू, दोनों चार्ज कितने कितने हैं, K, एक तो K तो आएगा कैपिटल Q स्मॉल Q नॉट अपॉन डिस्टेंस कितनी है R स्क्वायर। और अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिख रही हूँ तो मुझे इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, तो साथ में क्या बताऊंगी, यूनिट वेक्टर, और वो कितना है आर कैप। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, डायरेक्शन होगी इधर। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में आर कैप की डायरेक्शन होगी। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास आर कैप आ गया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या थी हमारी, डेफिनेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, E इज इक्वल टू होता है F अपॉन क्यू नॉट, यानी कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वो क्या कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि हमारे पास टेस्ट चार्ज, इसलिए हम टेस्ट चार्ज कह रहे हैं, अदरवाइज डेफिनेशन में आप केवल फोर्स पर यूनिट चार्ज भी कहोगे तो भी सही है। ठीक है, बट क्वेश्चन में मतलब जो मेरा टॉपिक है उसमें हम टेस्ट चार्ज कंसिडर कर ही रहे हैं, ले ही रखा है, और डेफिनेशन भी थी हमारी। ठीक है, इसलिए तो उसी को लेके चल लेते हैं। F नीचे लिख देती हूँ, E इज इक्वल टू F हमको दे ही रखा है इक्वेशन 1 से, तो मैं इसको रख, बस मुझे इसमें Q नॉट से डिवाइड करना है, यही तो काम करना है। इक्वेशन 1 को मुझे Q नॉट से डिवाइड करना है, तो E आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो डिवाइड कर दीजिए, K कैपिटल Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और मुझे इसे डिवाइड करना है किससे, Q नॉट से, और आर कैप तो मेरा चल ही रहा है। समझ में आ गई, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास E वेक्टर कितना निकल करके आएगा, देखें ज़रा, K कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर और साथ में आर कैप, जहाँ पे K क्या है 1/4πε0, किसके लिए है ये है वैक्यूम के लिए। अगर मैं कंसिडर कर रही हूँ कि मेरा ये सिस्टम कहाँ रखा हुआ है, वैक्यूम में रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ε0 क्या है, वैक्यूम की या एयर की परमिटिविटी, तो मैं इसी को काम में लूंगी। समझ में आ रही है बात आपको, तो मेरे पास E वेक्टर कितना निकल करके आ जाएगा 1/4πε0, और साथ में Q अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में ये मेरे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू अ चार्ज प्लस Q एट पॉइंट कैपिटल P। समझ में आ गई बात आपको, तो ये तो किसकी वजह से है, प्लस Q चार्ज की वजह से, प्लस Q चार्ज की वजह से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अगर ये चार्ज माइनस Q होता, प्लस ना होकर, भाई हमने माना ही तो है सिस्टम। अब क्वेश्चन में आपको ये कह दे कि फाइंड अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज माइनस Q, ठीक है, क्वेश्चन में दे ही दे आपको, टॉपिक ही इसी तरीके से दे दे, तो आप क्या करोगे, प्लस Q की जगह आप माइनस Q रख देना। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ लेना कि क्वेश्चन पेपर में क्या है। ठीक है, उसी के बाद उसी हिसाब से करना है आपको। ठीक है भाई, चले आगे देखिए। आगे देखें, तो अगर आपके पास चार्ज जो है प्लस Q की जगह पर माइनस Q होता, तो आप बस इस प्लस Q की जगह पर माइनस Q रख दोगे। तो इसको मैं नंबर डाल देती हूँ, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो आप क्या कहोगे, इक्वेशन 2
क्या बताती है, कंक्लूजन क्या कहोगे, इक्वेशन टू जो है वो क्या बताती है, इक्वेशन 2 डिनोट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड at point capital P due to plus Q चार्ज। बात समझ में आ रही है, यही तो कहोगे आप। पर अगर आप आपसे माइनस के लिए कहे, आप क्या कहोगे, इफ चार्ज इज नेगेटिव दैट इज माइनस क्यू, अगर वो है तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता, 1/4πε0, क्यू की जगह पर आप रखते माइनस क्यू r² और साथ में क्या रखते r कैप। ठीक है, तो आपके पास एक तरीके से डायरेक्शन जो आ जाती वो रिवर्स आ जाती। ठीक है, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस इक्वेशन को 1/4πε0 q/r² और -r कैप। ठीक है, यानी कि ये इक्वेशन नंबर 3 क्या बता रही है, इक्वेशन 3 डिनोट्स the electric field at point P due to -q चार्ज, यानी कि जो डायरेक्शन हमने आर कैप इस साइड में दिखाई है इधर, वो इधर हो जाती। समझ में आ रही है, तो आप यहाँ पे क्या करते, डैश 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 लगा के -r कैप शो कर देते। फोर्स की डायरेक्शन भी इधर ही होती। तो अब मैं बना देती हूँ आपको डायग्राम कैसे होता। यहाँ पे -q चार्ज होता, इससे p डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखते हम, ये O है, r डिस्टेंस है। ठीक है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ होता, उसकी डायरेक्शन कहाँ होती, इसी की तरफ होती। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन -q चार्ज की वजह से चार्ज की तरफ होती है, हम जानते हैं, मैं बता चुकी हूँ। फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होती, फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो फोर्स की ये होती। और आर कैप की डायरेक्शन कहाँ होती है आपकी, आर कैप की डायरेक्शन भाई इधर की तरफ। समझ में आ गई आपको, यानी कि इसकी जस्ट रिवर्स। समझ में आ गई, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉर नेगेटिव चार्ज, दिस इज फॉर पॉजिटिव चार्ज। ओके भाई, ठीक है। तो ये टॉपिक में आपका यहाँ तक का काम हो गया, ठीक है। लेकिन अभी भी इसमें ग्राफ बाकी है आपका, तो आप इसको कैसे बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो डायरेक्शन है, अगर आप इसको ग्राफ में बताना चाहें, मतलब अगर आप मैग्नीट्यूड लें, केवल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मैग्नीट्यूड, E इज इक्वल टू, मतलब आप वेक्टर ना लगाएं तो ये ही तो मैग्नीट्यूड है, कितना है 1/4πε0 और Q/r²। यानी कि आप इसको ऐसे ही तो लिख सकते हो KQ/r², लिख सकते हो कि नहीं। मतलब मैंने डायरेक्शन को अभी हटा दिया, यहाँ पे डायरेक्शन थी तो मैंने वेक्टर लगाया था, पर जब मैं डायरेक्शन कह रही हूँ कि भाई अभी केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना है ना, तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड काम आएगा। तो आप देख रहे हो KQ/r², तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे कि जो E है वो वेक्टर हटा दो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, r² के। यानी कि अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करते हो किस किस में, E में और R में, ठीक है, E और R में एक ग्राफ प्लॉट करते हो, ठीक है, तो आपका ग्राफ कैसा आएगा भाई, वेक्टर मत लगाना, मेरे को ध्यान नहीं रहती, ठीक है, ठीक है भाई। एक E में और R में तो ग्राफ कैसा आएगा, E जो है वो R की डबल पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पता है ग्राफ कैसा आएगा, आप इस ग्राफ को कॉपी में बनाना आराम से, ठीक है। इस तरीके का एक ग्राफ आपके पास आएगा, ठीक है भाई। तो ये यहाँ पे भी टच नहीं होगा, इस एक्सिस पे भी, यहाँ पे भी टच नहीं होगा, ठीक है। या फिर आप इसको इसी ग्राफ को कैसे बना, ये तो E और R में ग्राफ है, अगर कोई आपसे कहे कि E और 1/r² में ग्राफ बनाओ तो वो कैसा आएगा, E और 1/r² तो एक दूसरे के समान प्रोपोर्शनल है ना भाई, E प्रोपोर्शनल टू 1/r², बट E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है तो E और R में ग्राफ खींचेंगे तो वो इस तरीके से आएगा इन्वर्स वाला। पर अगर हम E और 1/r² में ग्राफ खींचेंगे तो वो एक सीधी लाइन आएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा होता है। समझ में आ गई, तो दोनों ही ग्राफ करेक्ट हैं, ये भी और ये भी, ठीक है। तो ये तो बता रहा है E और R में ग्राफ को, और ये ग्राफ है किसमें, E और 1/r² में। ये आप ध्यान रखना दोनों ग्राफ में क्या अंतर है। तो E जो है वो 1/r² के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर E R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गई, समझ में आ गई बात आपको,
ठीक है, आगे देखिए, अभी भी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी भी इसमें और बाकी है। अभी देखिए आप क्या बताएंगे इसमें। हम देखें, इफ जो मेरा सिस्टम है वो अब की बार वैक्यूम में ना होकर के किसी मीडियम में रखा हुआ है, ठीक है, इफ द सिस्टम इज प्लेस्ड इन अ मीडियम, है ना, ओके, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास पता है। ये जो फॉर्मूला है इसमें आप एप्सिलॉन नॉट की जगह पर क्या काम में लेंगे, आप काम में लेंगे मीडियम की परमिटिविटी, यानी कि वैक्यूम की परमिटिविटी की जगह आप मीडियम की परमिटिविटी काम में लेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर और साथ में R कैप, यही तो आएगा। अब आपने एक रिलेशन पढ़ा था जहाँ मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ाया था, सिंस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या थी, आपने पढ़ा था कि एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। एप्सिलॉन R क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या आप उसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हो। आप लास्ट वीडियोस में जाना, और अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो पिछले पेजेस पे जाओगे तो आपको दिखेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कि एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ से एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ठीक है। नंबर डाल देती हूँ मैं, ये आपके पास रिलेशन नंबर 4 हो गया, ये आपके पास 5 हो गया, और ये आपके पास 6 हो गया, ठीक है। मैं 6 को 5 में रख सकती हूँ, यानी कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R यहाँ रख सकती हूँ मैं, ठीक है, रख सकती हूँ मैं, तो मैं रख रही हूँ। तो मेरे पास E इज इक्वल टू कितना आएगा, E इज इक्वल टू मेरे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह पर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ये वाली वैल्यू रख रही हूँ मैं, ठीक है, और इधर आ जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर और साथ में R कैप, ठीक है। आगे देखें आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और मैं क्या काम कर रही हूँ, एप्सिलॉन, चलो ठीक है, एक Q अपॉन R स्क्वायर, ये तो एक जगह हो गया R कैप, और एक चीज़ क्या बच रही है, एप्सिलॉन R बच रही है मेरे पास, ठीक है। भाई मैंने कुछ नहीं किया, एप्सिलॉन R को ब्रैकेट के बाहर रख लिया, बाकी चीज़ को ब्रैकेट में, और ये आ गया। ये क्या है, ये आपके पास है, ये EM है, भाई ये मीडियम की तो आ रही है मेरे पास, ये जो है यहाँ पे इक्वेशन 5 में आप मीडियम के लिए EM लिखते हैं ना, और ये मेरे पास क्या थी, ये मेरे पास E तो थी, ये ब्रैकेट में जो है इसके नीचे क्या आ गया, एप्सिलॉन R, और साथ में क्या आ गया, R कैप। तो एक तरीके से मेरे को एक नई इक्वेशन मिल गई, यानी कि मेरे को ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया किसमें, मीडियम में। तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम इज 1/एप्सिलॉन R टाइम्स टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी वैक्यूम, ठीक है। तो आप क्या कंक्लूजन निकालोगे, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ point charge in a medium is 1/epsilon R times to the electric field in the vacuum। इसका मतलब ज्यादा कौन है, EM ज्यादा है या E ज्यादा है, भाई E तो ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि EM आपको E में एप्सिलॉन R से डिवाइड करने पे मिल रहा है, और डिवाइड करने पे जो क्वांटिटी मिलती है वो हमेशा कम होती है। तो आप क्या कंक्लूजन निकालोगे, देयरफॉर EM इज लेस देन E, यानी कि मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होता है ना। और वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम is less than the electric field in vacuum, यही तो मतलब है, ठीक है। आपको समझ में आया, भाई यहाँ से देख लीजिए इक्वेशन 5 से ग्राफ तो आपको समझ में आ गए होंगे, एक है E और R में, और एक है E और 1/R स्क्वायर में। तो 1/R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, पर R की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीडियम में मुझे चाहिए तो मैंने मीडियम की परमिटिविटी लिख दी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन से मैंने एप्सिलॉन निकाल लिया, फिर एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, ठीक है। फिर मैंने एप्सिलॉन R को बाहर ले लिया, बाकी को ब्रैकेट में रख लिया। ब्रैकेट की जो क्वांटिटी थी वो E थी, E तो है, हम निकाल चुके हैं पहले ही, E कितना था हमारा,
वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। देखिए ना, ये रहा ई, इक्वेशन नंबर 2 में हमने ई निकाला है। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, बस। फिर हमने देखा कि ये वैक्यूम की है, इसमें एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर रहे हैं तो मीडियम की मिल रही है। मतलब मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वैक्यूम की इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होती है, और कितनी होती है, 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर टॉपिक को लेकर कोई इशू है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। मैं आपको इसका एक बार वापस से रिपीट कर दूँगी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, ठीक है। और आप इसको ध्यान से पढ़ना, वीडियो को बार बार पॉज करके और बार बार इसको रिप्ले करके जब आप पढ़ोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।